ये समझना तो होगा ना अब कि कोई भी सेक्टर हो, शायद उससे आपका जाती मफाद थोड़ा सा उसको हर्ट होता हो, लेकिन आपने मुल्क चलाने के लिए आगे बढ़ना होगा, ये करना पड़ेगा, वरना ना तो हम टैक्स टू जीडीपी बढ़ा सकेंगे, ना आईएमएफ से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। मतलब अब तो टाइम आ गया ये सोचने का, मजीद वक्त तो नहीं है हमारे पास। शहजाद भाई, ये जो आपने बात की एकदम कलीदी बात है कि हमारे पास वक्त नहीं है। अब पाकिस्तान जितना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड मुल्क, 24-25 करोड़ लोगों का मुल्क है, जिसके अंदर आप देखें कि आप 10% या 9% आप टैक्स टू जीडीपी रेशो है, आप टैक्स ही नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, आपने टैक्स का जीडीपी रेशो आपका मतलब 11% होता है, 10% होता है, फिर 9 हो जाता है, फिर आपने जीडीपी रिस्टेट करी और कम हो जाता है। मतलब आपने, और आपका खर्चा जो है वो 16-17% है, तो आपका 8-9% जो है वो डेफिसिट हो जाता है। एक वजह तो ये मैंने आपसे जो गुजारिश करी कि एनएफसी अवार्ड में हमने सूबों को पैसे दे दिए, तो आप जो वफाक जमा करता है वो सूबों को दे देता है, वो खर्च कर देते हैं। एक तो ये मसला है। लेकिन दूसरा मसला ये कि सिर्फ एक एजेंसी है एफबीआर जो टैक्स जमा करती है। आप प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं लेते, आप एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लेते, आप सर्विसेज के ऊपर टैक्स नहीं लेते। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये नहीं कि सिर्फ दुकानदार हजरात पे आप टैक्स नहीं लेते, आप हमारे जो भाई हैं, जो पढ़े लिखे डॉक्टर साहिबान, लॉयर साहिबान, आर्किटेक्ट साहिबान, और मतलब ये भी इस सेक्टर में भी बहुत कम टैक्स होता है। आप अस्पतालों से पूछें कि डॉक्टर साहबान कितने परेशान होते हैं कि उनका टैक्स कट जाए। लेकिन मुफ्ती साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना कि ये कॉम्प्लेक्स है, देखिए कॉम्प्लेक्स तो हमने बनाया हुआ है ना। अगर हर सेक्टर पे टैक्स लगाएं और फिर वो अपनी एक लॉबी बना लें और फिर बासर लोग जो है, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी हो, वो आके खड़े हो जाएं, तो कॉम्प्लेक्सिटीज तो इस तरीके से बढ़ रही है ना। वरना आई एम श्योर, जैसे अभी कल शहबाज साहब ने मिसाल दी कि इंडिया में गोल्ड स्मगल होता था, लेकिन जब वहां पे मनमोहन सिंह आए तो उन्होंने गोल्ड की इंपोर्ट को अलाउ कर दिया। तो आप इस तरीके से मामलात को टैकल करते हैं ना। लेकिन अगर आप हथियार डाल देंगे अपने और अपना असर नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे इनको टैक्स करने में या स्मगलिंग रोकने में, तो फिर आप कहेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही है हमारे मुल्क में। चले देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुल्क बड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको सोने की, गोल्ड की एग्जांपल दे देता हूँ। पाकिस्तान में गोल्ड जो इंपोर्ट होता है वो एक तो इसलिए इंपोर्ट हो सकता है कि अगर आप सेट्स बनाकर एक्सपोर्ट करें तो उसके बदले का सोना ला सकते हैं, वरना आपको 17% टैक्स देना होता है। अब 17% टैक्स सोने के अंदर जो है ना कोई नहीं देता है। उसके बाद मतलब सेल्स, मतलब 20% ड्यूटी है, इसका 17% सेल्स टैक्स है। मैंने सोने के दुकानदारों को बुलाया अपने पास, मैंने कहा तुमको मैं 3% टैक्स लगा देता हूँ। उन्होंने कहा 2%, 2-3% में हमारी बात हुई कि ये सेल्स टैक्स होगा। इसकी वजह यह है शहजाद भाई कि अगर आपकी दुकान में 10 लाख रुपए का सोने का सेट बिक रहा है और आपके साथ वाली दुकान में वो सेल्स टैक्स नहीं ले रहा और वो 8.25 लाख रुपए का बेच देता है, तो लोग 8.25 लाख रुपए वाले का लेंगे। तो हमने 2 या 3% टैक्स कर दिया। मैंने पूछा कहाँ से सोना आता है, बोलता है सर पेशावर के पास से स्मगल होकर आता है। कितना खर्चा होता है? उन्होंने कहा 3% खर्चा होता है। मैंने इसके ऊपर 4% टैक्स लगा दिया कि इंपोर्ट पे सिर्फ 4% होगा। लेकिन उस वक्त फिर ये बात हुई कि शहबाज साहब ने भी कहा कि यार इस वक्त तुम सोने के इंपोर्ट पर टैक्स कम करोगे तो लोग बोलेंगे यार तुम महंगी चीज़ों की इंपोर्ट कम कर रहे हो, तो इस वक्त इंपोर्ट के पैसे नहीं। तुमने कहा चलो इस चीज़ को मौखर कर देते हैं। लेकिन ये होता है ना कि हम एक चीज़ ये करते हैं कि जो सही चीज़ें होती हैं उसकी हम अक्सर कभी कभी मौखर कर रहे होते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि देखें ये सारी चीज़ें जो है वो मामले सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जो आपने बात की है वो बात बड़ी असल है कि वक्त हो चुका है, अब देर हो चुकी है, हमारे पास वक्त नहीं है। अगर हम ये सोच लें तो थोड़ा सा आप रिटेलर से टैक्स ले लीजिए, थोड़ा सा एग्रीकल्चर से टैक्स ले लीजिए, थोड़ा सा तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स कम कर दें। जो मेरी और शायद अब्बासी साहब की एक मंतक है कि अगर आप टैक्स कम कर दें, रेट 35% से 40% से अगर 20% पे ले आएंगे तो बहुत सारा बिजनेसमैन जो कि टैक्स चोरी करता है, जो कि टैक्स इवेट करता है, वो भी टैक्स नेट में आ जाएगा। और हमने कुछ दरवाजे बंद और वो जरूरी है क्योंकि वरना जो तनख्वाहदार तबका है जिसको एट सोर्स काट लिया जाता है वो पिसता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि जैसे अब SIFC आपने बनाया, मुख्तलिफ आप इकदाम ले रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें या गवर्नमेंट साथ जोड़ के बैठे और इस चीज़ को फास्ट प्रोसेस करें। तो क्या ये सियासी जमातें एग्रीकल्चर पर, तंबाकू पर, स्टील पर नहीं बैठ सकती? क्योंकि कल जो मिसालें दी हैं उसमें तो कोई सेनेटर आ गया, कोई MNA आ गया, कोई और पावरफुल शख्सियत आ गई, वो कहते हैं कि नहीं इस पर आप टैक्स नहीं लगा सकते। तो जब आप SIFC बनाते हैं, दूसरे आप इस वक्त कानून पास कर रहे हैं, कम से कम साथ बैठ के ये तो फैसला करें। अभी इसहाक डार साहब ने लेटर ऑफ इंटेंट में लिखा था कि प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाएंगे, एग्रीकल्चर टैक्स भी लगाएंगे। खबर आई, शोर मचा, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं लगाने जा रहे ये टैक्स। देखिए एक जो चीज़ शायद बाजी साहब बार बार कहते हैं वो ये कहते हैं कि हमने अपने मुल्क में एक नई कैटेगरी बना रखी है, नॉन फाइलर। इसका मतलब है कि हम किसी को कहते हैं यार तुम हमारा मुल्क के कानून नहीं मानते हो, लेकिन हम तुमको भी फैसिलिटेट कर देंगे। तुमको अगर गाड़ी खरीदनी है तो तुम 10,000 की जगह 20,000 रुपये दे देना। तो अच्छा, जब लास्ट टाइम शहबाज शायद अब्बासी वज़ीर आज़म थे और मैं वज़ीर ख़जाना था, तो उस बजट में हमने कहा था कि कोई आदमी जो नॉन फाइलर है वो गाड़ी नहीं खरीद सकता और वो
प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। ये उसके बाद पीटीआई ने आके उसको चेंज कर दिया। वो चीज़ होनी चाहिए। अगले साल आप इसको कह दें कि आप फॉरेन ट्रेवल नहीं कर सकते बशमूल उम्रे और हज के। उसके बाद आप ये कह दीजिए कि आपको पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह शनाख्ती कार्ड में, ताकि आप 3 सालों में ये नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म कर दें। ये 2 या 3 सालों में खत्म हो जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए एक थोड़ा सा अगर आप टैक्स रेट कम कर देंगे तो ये टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक सिगरेट की एग्जांपल देता हूँ। मेरे ऊपर ये था बड़ा प्रेशर, और बहुत सारे हमारे एमएनएस थे, वो बोलते थे रोज सिगरेट के ऊपर टैक्स लगाओ, सिगरेट के ऊपर टैक्स लगाओ, और तेज से बड़ा टैक्स कर दो। अब सिगरेट के ऊपर जो है ना 2 कंपनियां इंटरनेशनल कंपनियां और 10-12 कंपनियां लोकल कंपनियां जी। दो कंपनियां इंटरनेशनल है, उसके ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस था, उसकी एक सिगरेट एंड ट्रेस कर सकते थे। वो 12 कंपनियों ने पहले स्टे ऑर्डर ले लिया था। हमको पता चली कि हमारा वकील जो था वो उन कंपनियों वालों से मिला हुआ था। वो आजम तारड़ साहब ने मुझ पर मेहरबानी फरमाई, नया वकील ला के देखा, हमने उसको स्टे ऑर्डर हटवाया, हम ट्रैक एंड ट्रेस करने गए, वो बंद कर दिया। अब वो वहां पे वो बड़ा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते थे वो 12 टैक्स वाले, कि ज्यादा से ज्यादा सिगरेट पर टैक्स लगाओ, क्योंकि वो तो पूरे का पूरा इवेट करते थे, और ये 2 कंपनियों के ऊपर टैक्स बढ़ जाता था। मैं हटाऊं उसके बाद इन्होंने बहुत टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन रेवेन्यू कम हो गया। रेवेन्यू इसलिए नहीं बढ़ा कि आपने जो 67-68% सिगरेट की 2 कंपनियों का मार्केट शेयर था, ओके 54% हो गया, और जो इलीगल कंपनीज है उनका मार्केट शेयर 46% हो गया। अब मिनिमम टैक्स जो सिगरेट के ऊपर लगता है वो कम से कम 100 या 125 रुपए एक डब्बे पे लगता है, लेकिन वो 80 रुपए में डब्बी पूरी बेच देते हैं। तो कहां से लगाते हैं? जितना टैक्स है उससे सस्ता उनका प्रोडक्ट है। सिगरेट का पेपर कस्टम से इंपोर्ट से होकर आता है, उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दें। आप सिगरेट के ऊपर लेवी, टबैको के ऊपर लेवी बढ़ा दें, थोड़ा सा टैक्स इधर कम कर दें। तरीके हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो फिर कुछ लोग लालच में आ जाते हैं, कुछ लोग समझते हैं। एक तो ये कि अपने मफाद को, मुल्क के मफाद के ऊपर हावी नहीं करना, और दूसरा वो पॉलिटिकल विल दिखानी है। आपको क्या लगता है कि अब इस बात का इतना इदराक हो चुका है, और क्या ये अब आपको लगता है कि फैसला हो चुका है कि अब ये सारी चीजों में जो रुकावटें बनती हैं उन रुकावटों को दूर करके फैसले हो जाएंगे जो भी अगली हुकूमत है, या अभी भी जिस तरह मुल्क चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा कि आईएमएफ के सहारे रहेंगे, और ये बातें हम शायद 10 साल बाद भी कर रहे हैं कि ये माफिया फलां है, ये लॉबी है और ये टैक्स लगने नहीं देती, और हम 9-10% जीडीपी बैठे रहेंगे? होगा या नहीं होगा? होना तो चाहिए, ये पता है। होता हुआ नजर आ रहा है आपको अभी? शहजाद भाई देखिए, मैं तो एक नेचुरली एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ जो हमेशा समझता हूँ कि चीज़ें हो सकती हैं और नीयत साफ हो तो। और मैं नहीं समझता हूँ, सच्ची बात है कि मैं आपको सच बताऊँ कि अगर आप सारी दुकानदारों के ऊपर 3000 रुपये टैक्स लगा दें तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुकानदारों को भी 1 साल बाद फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी कोई जेब से नहीं जा रहा होगा। दिस विल बी रिफ्लेक्टेड इन मार्केट प्राइसेस। इसी तरह अगर आप पेट्रोल के ऊपर 50 रुपए 60 रुपए लेना शुरू कर दें लेवी वहां से बलूचिस्तान से, तो उन ट्रेडर्स को कुछ दिनों के बाद फर्क नहीं पड़ेगा। दिस विल बी अगेन रिफ्लेक्टेड इन प्राइसेस। इनफैक्ट उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो एफिशिएंट हो जाएगी। लेकिन अब कुछ चीजें मसलन प्राइवेट, आपने टैक्स के ऊपर बहुत हमने तवज्जो दी है, इस वक्त ये डिस्कशन की है, लेकिन सच्ची बात यह है कि जब तक पाकिस्तान में निजकारी नहीं होगी, पाकिस्तान की मईशत में एफिशिएंसी नहीं आएगी। हम यहाँ पर पिछले साल पीआईए ने 90 अरब रुपए का नुकसान किया। ये मेरे और आपके पैसे हैं। 90 अरब रुपए से आप देख लीजिए कितनी आप अस्पतालें बना सकते थे पाकिस्तान में। 90 अरब रुपए से कितने बच्चों को पढ़ा सकते थे, कितने घरेलू खवातीन को आप उसको राशन दे सकते थे। लेकिन आपने 90 अरब रुपए जला दिए, और आप हर साल ये बोलते हैं कि अगले साल से पीआईए बेहतर हो जाएगी।